नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का हमारा घटना चक्र की ये तीसरी क्लास है। पिछली दो क्लासों में हमने भारत के जो इंटरनल स्ट्रक्चर भारत के जो भौतिक विभाजन है हमने उसको देखा था। तो आज हम भारत के प्राकृतिक प्रदेश क्या क्या है हम उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुख्यतः हमारा टॉपिक जो होगा वो भौतिक विभाजन है। ठीक है, तो भौतिक विभाजन भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। तो पहला इसमें टॉपिक है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। यहाँ पर कुछ घटना चक्र पहले नोट्स देता है, उसको देख लेते हैं। थोड़ा से जूम करेंगे क्योंकि अब आपको बढ़िया से दिखाई देगा। ठीक है, पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा होती है जो चट्टानों, अवसादों, चट्टान का मतलब आपको पता ही होगा, जो बड़े बड़े कठोर पत्थर की तरह जो होते हैं वो चट्टान होते हैं। अवसाद कोई चीज़, अगर आप नदी है और अपने साथ मिट्टी काट के ला रही है तो जहाँ पर कहीं निक्षेप वो मतलब एकत्रित करती है उसी को हम क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। तो और चट्टानों, अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायता करती है। ठीक है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सपोज दैट हमारी ये पृथ्वी है, यहाँ हमारा सूर्य भी है जो इससे बड़ा है। तो पृथ्वी का आपको पता होगा कि ये वाला होता है, ऊपर वाला नॉर्थ पोल होता है और नीचे वाला साउथ पोल होता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी है तो नॉर्थ पोल साउथ पोल कुछ इस प्रकार से होगा, तिरछा होता है, 23.5 डिग्री तिरछी पे होती है। और ये जो होती है ये प्रकाश रेखा होती है। ठीक, अब होता क्या है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में ओर बह रही है, मतलब बह नहीं रही है, गति कर रही है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो है वो गति कर रही है। तो पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। पृथ्वी की गतियों में जब आप अपना टॉपिक एनसीईआरटी वगैरह में पढ़ेंगे तो पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। एक होती है परिक्रमण गति। ठीक है, यह गति जो होती है सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित कक्षा में करती रहती है पृथ्वी। और दूसरी होती है परिभ्रमण गति। ठीक है, अपने ही स्थान पर वो मूव भी करती रहती है, जैसे ये जलेबी की तरह, मतलब स्वयं वो मूव करती रहती है। परिभ्रमण गति के कारण दिन और रात होता है, परिक्रमण गति के कारण जो होता है वो मौसमों में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो पृथ्वी चूंकि मूव कर रही है, और आपको पता होगा जब आप आगे चल के पढ़ेंगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को यदि हम एक टुकड़े के रूप में काट लें, सपोज दैट पृथ्वी है और इसका एक टुकड़ा यहाँ से काट लें, तो पृथ्वी के टुकड़े को काटने को पृथ्वी को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला ऊपर वाला भाग होता है जो इसे हम बोलते हैं क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटिल और तीसरा होता है कोर। ठीक है, कोर आपका जो है इनर कोर जो है एकदम ठोस अवस्था में रहता है, आउटर कोर थोड़ा अर्ध तरल अवस्था में रहता है और मेंटल आपका अर्ध तरल में ही रहता है और ऊपर वाला ठोस में रहता है। चूंकि अंदर मैग्मा जो है वो मूव करेगा, जब पृथ्वी चूंकि परिभ्रमण गति कर रही है तो घूमेगी, तो घूमने के कारण जो होता है परिभ्रमण के कारण जब आपस में जब कोई चीजें टकराती हैं, आपको पता होगा E = del mc² ना। कोई चीज अगर गतिशील है, उसमें द्रव्यमान है, तो उसमें एनर्जी तो अपने आप उत्पन्न होगी। तो यहां से उत्पन्न होती है ऊर्जा। ठीक है, तो ये ऊर्जा पृथ्वी के अंदर जो होती है उत्पन्न होती है और इसी ऊर्जा ये ऊर्जा जो है आके जब यहाँ पे पहुंचती है तो इसी हम क्या कहते हैं, पार्थिव ऊर्जा। पार्थिव ऊर्जा अब आगे चल के इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ सूर्य भी अपनी धुरी पर मूव कर रहा है और सूर्य के अंदर आपको पता होगा कि नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, तो सूर्य से निकलने वाली तो तेजाग्नि है जब ये पृथ्वी पर पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पृथ्वी को चुंबक क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर जब चार्ज पार्टिकल होंगे, एनर्जी होगी, तो आपको फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी सिद्धांत है, उसमें आप जाकर के पढ़ेंगे। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जब कोई वस्तु के अंदर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के चांसेस होते हैं यदि वो गतिशील होता है। तो चूंकि पृथ्वी मूव कर रही है, इसमें एनर्जी भी है, तो इसमें चुंबकत्व के गुण तो उत्पन्न हो जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, भूचुंबकत्व कहा जाता है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर इतना मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आपको जियोमैग्नेटिज्म आई होप समझ में आ गया होगा। तो जब ये तेजाग्नि जो होती है उठा करके फेंकती है तो पृथ्वी से निकलने वाली जो चुंबकीय किरणें होती हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और सीधे कोर में लेकर के जाती हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ फेंक देती हैं। इसी के कारण अरोरा बोरियोलिस जैसी घटनाएं भी होती हैं, आगे हम उसको पढ़ेंगे। तो ये जो है फिजिकल जियोग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी का कॉन्सेप्ट है।
तो फिलहाल मैंने आपने इतना इनको समझाने के लिए आपको बता दिया कि पूरा चुंबकत्व भू चुंबकत्व होता क्या है। ठीक। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकत्व अध्ययन के आधार पर बताया था। ठीक है। तो वेगनर ने अपने महाद्वीपीय सिद्धांत में बताया था कि एक बहुत बड़ा जो है महाद्वीप, जिसे हम पैंजे कहते थे, और पैंजे के चारों तरफ एक सागर था जिसे महासागर कहते जो है पैंथालासा कहते थे। ठीक है। कार्बोनिफेरस युग में इसमें विखंडन हुआ और इसको दो भागों में बटा, एक गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड। ठीक है। तो आगे इसको आप देखेंगे। ठीक। उसके बाद यहां पर देखिए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। तो कोई आ गया था। तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में विभाजित हुआ, और आपको पता होगा वर्तमान में जो 7 महाद्वीप हमारे बने हैं तो इसी कुछ कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। हालांकि इसके विपरीत एक जो वर्तमान में सबसे मान्य सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वो वर्तमान में माना जा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है। गोंडवाना भूभाग के क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल होते हैं। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखिए, ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, ये आपका है साउथ अमेरिका। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर बड़ा वाला भाग ये है अफ्रीका। ठीक है। ये है आपका छोटा सा भाग यूरोप। ये है आपका पूरा बड़ा वाला भाग, सबसे बड़ी महाद्वीप एशिया, और नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। तो भारत एशिया का ही पार्ट है। ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको पता होगा कि ये अटलांटिक ओशियन है, ये आपका प्रशांत महासागर है, इधर भी आपका प्रशांत महासागर है, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बीच में आपका यहाँ पे हिंद महासागर है, ये इधर हिंद महासागर है, ऊपर आपका आर्कटिक क्षेत्र है और नीचे अंटार्कटिक क्षेत्र है। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनी धाराओं तथा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है। तो मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनी धाराओं ने गोंडवाना लैंड को कई अन्य टुकड़ों में बांट दिया था, जिससे कि आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका सब चीजें बनी हुई हैं, अफ्रीका वगैरह बना हुआ है। तो इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विभाजित होने लगी। देखिए, इसमें कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत भी आता है कि पहले ये जो अफ्रीका, सपोर्टेड अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहीं से आपका एक मेडागास्कर था, अफ्रीका में ही आपको पता होगा, ये अफ्रीका में बना दे रहा हूँ, ये नॉन अफ्रीका वाला क्षेत्र है। तो भारत यहीं जुड़ा था। उसके बाद ये जब संवहनी धाराएं होकर के, और यहाँ पर आपका एशिया महाद्वीप था, तो संवहनी धाराएं जब बही तो इससे भारत, जैसे गोंडवाना, आपको पता हो गोंडवाना कह रहे हैं, ये अफ्रीका गोंडवाना लैंड का ही भाग था। तो जैसे आपको पता होगा कि मेडागास्कर अलग हो रहा है और पूरा का पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला आप देख रहे होंगे जो झील वाला रीजन आज वो भी अलग हो रहा है। ठीक उसी प्रकार भारत बहुत पहले अलग होकर के उत्तर पूर्व की ओर विस्थापित होकर के भारतीय प्लेट के रूप में आकर के एशिया से टकराया, और यहाँ पर ये भारतीय प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट हुआ। एशिया और यूरोप को मिलाकर यूरेशिया होता है, आपको पता होगा। तो जब टकराया तो यहाँ पर हमारे भारत की उत्पत्ति हुई, और यहीं से हिमालय की भी उत्पत्ति हुई। तो आगे हिमालय की उत्पत्ति के बारे में यहीं से हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप इतना जानते रहिए। अब इतना आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए तो आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी, भूगर्भिक स्थिति को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। तो उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने के परिणाम तो भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, और इसी टकराव के कारण इन दो प्लेटों, भारतीय तथा यूरेशियन प्लेट के बीच टेथिस सागर अवसादी चट्टान वलित जो है हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखला के रूप में विकसित हुआ। कैसे हुआ? देखिए, ये आप यहाँ से टकराया, और यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर जब ये नहीं था तो एशिया के पास, यहाँ पर जब ये भारत यहाँ पर कहीं रहा होगा, तो यहाँ पर टेथिस सागर था, और यहाँ पर टेथिस सागर जो था, यहाँ से एशिया यूरेशिया महाद्वीप से जो नदियाँ निकलती थी, यहाँ पर काफ़ी अवसाद रखी थी, और भारत के क्षेत्र से भी जो नदियाँ बहती थी, यहाँ पर भी अवसाद खोल करके रखी थी। तो जब दोनों आपस में टकराए, दोनों के टकराने के फलस्वरूप जो है यहाँ पे जो मलबा था वो ऊपर की ओर उठने लगा। अब आपको पता होगा कि जब दो प्लेटें आपस में आती हैं, ठीक है, हल्की प्लेट और भारी प्लेट, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में आप इसको पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है कि जब आपस में टकराती हैं तो ये बीच का जो मलबा होता है वो ऊपर की तरफ उठने लगा, और हल्की प्लेट तो ऊपर चढ़ गई और भारी प्लेट जो है नीचे मेंटल में सडप्ट हो गई, अंदर नीचे चली गई।
और यहाँ पर बेनियाफ जोन हो गया, और ये क्षेत्र में यहाँ पर भूकंपीय क्षेत्र आ गया। यहाँ जो है आपको पता होगा कि ऐसे क्षेत्रों में ज्वालामुखी भी होता है, लेकिन यहाँ पर वलित पर्वत का भी निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा वर्तमान में जो हिमालय है वो ऐसी कंडीशन में दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, वही यहाँ पर बता रहे हैं कि विकसित हुआ। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसे ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां जो है यहीं पर है। तो मैंने आपको जो बताया था उसमें यहाँ ये चीज लिखी गई है। अगर मैं इतना एलिब्रेट नहीं करता तो आपको समझ भी नहीं आता ये। ठीक है, हिमालय के तराई क्षेत्र में पताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। अब आपको मैं थोड़ा बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अगर मैप होगा, ये आपका देखिए भारत का मैप है। ये रीजन आपका, ये जो आप देख रहे हैं हिमालय वाला रीजन है। तो सबसे पहले यहाँ पर काराकोरम रेंज है, फिर लद्दाख रेंज है, फिर जास्कर रेंज है, फिर बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणी है। उसके नीचे आपको क्या है, भाबर प्रदेश है, फिर खादर प्रदेश है। तो वहां पर हम इसको देखेंगे। फिलहाल आप इतना जानते रहिए कि पताल तोड़ कुएं कहां पर होती हैं। तो जो है तेज बहने वाली नदियों, हिमालय की तराई क्षेत्रों में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। इतना हम नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे तराई क्या है। तेथिस सागर तराई बेसिकली वो है कि जहां हिमालय खत्म होता है और घाटी के क्षेत्र जहां होता है वहां तराई बोली जाती है। यहाँ पर पानी हमेशा रहता है। ठीक है, यहाँ पर मच्छर वगैरह ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर पुनैन नाम का वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, पुनैन शायद होता है, याद नहीं आ रहा, जिससे कि मलेरिया के दवाइयाँ बनती हैं। पुनैन तो शायद ड्रग्स के लिए होता है, देख लीजिएगा, मैं बताता हूँ आपको आगे। तो टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पर्वतीय किनारों के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी या बेसिन का निर्माण हुआ। ठीक है, यह एक ऐसी और समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर पर्वतीय एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे जो है भर गया, और इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत की उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। इनका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये आपका भारत है ही। ठीक है, थोड़ा बना के बता देता हूँ, माउस से ही मुझको बनाना है तो आप समझ लीजिए। ये भारत मोटी मोटा है, ऐसे कि आप जानते रहिए। तो ये आपका हिमालय वाला रीजन था, क्योंकि यहाँ पर टेथिस सागर था और अवसाद था, तो मुड़ करके हिमालय बन गया। ठीक है, अब जहाँ से हिमालय खत्म हुआ, अब यहाँ से बहने वाली, हिमालय से जो बहने वाली नदियाँ होती हैं, जब हिमालय के पर्वत को काटती हैं और काट कर आती हैं तो यहाँ दर्रे बन जाते हैं। क्योंकि नदियाँ जो अपना रास्ता बनाती हैं पर्वतों को काट करके, वो दर्रे कहलाते हैं। तो नदियाँ बहना जब स्टार्ट हुई यहाँ से, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं तो काफ़ी हाई स्पीड रहती हैं, तो पत्थरों को तोड़ती हैं। तो पत्थरों को तोड़ तोड़ करके यहाँ हिमालय के तराई रीजन में, पर्वतपदीय क्षेत्रों में लाके पर्वतों को, बड़े बड़े टुकड़ों को पाट दी। तो ऐसे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, ऐसे क्षेत्र को हम भाबर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, ये होता है जहाँ बड़े बड़े पत्थर हिमालय के टूट करके पड़े हुए से हम भाबर प्रदेश कहते हैं। उसके बाद इन पत्थरों का, अब नदियां यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं और पत्थरों के नीचे से ही बहनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो जब यहाँ नीचे से बहती हैं नदियां, फिर यहाँ पर आगे आती हैं तो और काटती हैं, तो यहाँ पत्थरों के आकार थोड़े छोटे हो जाते हैं और नदियां यहाँ दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो नदियां यहाँ अपना मलबा ला के पाटती हैं और यहीं से आपका मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि जब मैदान का निर्माण होता है तो वहाँ पर खादर मैदान हो जाते हैं और बांगर मैदान होता है। तो हम खादर भूमि और बांगर भूमि आपको आगे बताएंगे क्या होता है। ठीक है, फिलहाल अब इतना जानते रहिए। भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों वाली एक कम ऊंची पहाड़ियों का एक चौड़ी घाटियों से बना होता। अग्नि चट्टान और रूपांतरित चट्टान, आपको पता होगा कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो ज्वाला का अंदर मैग्मा होता है और जब बाहर निकलता है तो ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पर देखिए, अग्नि चट्टान जब यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होता है तो मैग्मा जो है लावा के रूप में बहने लगता है और यहाँ से जो है आपका एक पठार बन जाता है, ठोस ठोस नुमा। ठीक है, तो वहीं से पठारों की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो जैसे कि मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार और बहरसाई आउट फिल्टर इसको कहते हैं, आउटलेयर इसको कहते हैं। यह एक समतल भूमि होती है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो जाती है।
भारत की पश्चिमी तट का निर्माण भूमि उत्थान एवं निर्गमन के कारण होता है, ऐसा मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, प्रायद्वीप का मतलब यही होता है। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विविधताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो इतना मैं आपको समझा दिया हूं, उतना आपको बहुत लोग कम समझाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझ रहे, मैंने छोटा छोटा ओवरव्यू आपको दे दिया है, बाकी भ्रंशन, प्रायद्वीप और पठारों का निर्माण मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो ये 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय वाला रीजन आपको पता होगा। दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा तट एवं द्वीप। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश ये आपको देख रहे हैं, उत्तर का सब पर्वतीय प्रदेश है। उसके बाद सिंधु, 3 प्रकार के मैदान, सिंधु गंगा मैदान है। ठीक है, इसे हम सिंधु गंगा मैदान सीधा कह सकते हैं, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला मैदान आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये भी पूर्वोत्तर हिमालय का क्षेत्र है, तो हिमालय क्षेत्र में आता है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और सिंधु गंगा का मैदान। तीसरा जो होता है ये आपका पठार, जो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, इधर आप मरुस्थल के क्षेत्र में बोल सकते हैं पूरा। ये मध्य उच्च भूमि या इसे हम पठार के रीजन को भी बोल सकते हैं, और ये दक्कन का पठार भी इसको कहा जाता है। और ये पूरा का पूरा रीजन जो है इधर वाला आप देख रहे हैं, ये आपका तटों वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो बेसिकली दक्कन का पठार और मध्य उच्च भूमि, ये फ्रिंज एरिया। फ्रिंज एरिया का मतलब होता है मैदानों और पठारों के बीच में मध्य उच्च भूमि स्थित है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रॉपर रूप से बताया गया है। इधर ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है, ये तटीय मैदान ही है, इसको आप देखते रहिए, क्योंकि नीचे जो है पठार है, ठोस मिट्टी है, कगार के रूप में है, और ऊपर जो है ये मैदान बन चुके हैं। यहाँ पर ये सब पर्वत है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। ठीक है, तो उत्तर तथा पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह, इतने भागों में बांटा गया। फिलहाल आप इतना जानते रहिए। तो धारवार क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। रूपांतरण का मतलब होता है कि जैसे सपोज डेट ये आपका अग्नेय चट्टान है, इस पे हवा, धूल, मिट्टी, पानी जब पड़ती है तो इसका जो होता है ये क्या होता है, अवसाद बनता है, मतलब ये बहता है, क्षरण होता है। तो क्षरण के अनुसार क्या होगा ये, फिर ये इसके भ्रंशन के अनुसार क्या होगा, ये रूपांतरित हो जाएगा, जैसे हम रूपांतरित चट्टान कहेंगे, हवा, पानी और सबके चीज कारणों के कारण। ठीक है, तो ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं और इनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमेनियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं ये आर्कियन क्रम चट्टानों का रूपांतरण है। ठीक है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें का रूपांतरण क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कुटप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ है, आर्कियन हुआ है, उसके बाद धारवाड़ हुआ है, उसके बाद कुटप्पा हुआ है। ठीक है, कुटप्पा क्रम की चट्टानों का जो है निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। बिंद क्षेत्र के चट्टानों का निर्माण कुटप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। चौथा हो जाएगा बिंद क्षेत्र। तो पहला हो जाएगा आर्कियन, दूसरा हो जाएगा धारवाड़, तीसरा कुटप्पा और चौथा बिंद क्षेत्र। ठीक है, तो कुटप्पा क्रम चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी और वर्ण मिट्टी होती है। बिंद क्रम की चट्टानों में काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। ठीक, आपको पता होगा कि भारत में 4 प्रकार के कोयला पाए जाते हैं। पहला होता है एंथ्रासाइट, जो आपकी जम्मू कश्मीर और रीजन में पाया जाता है। दूसरा होता है बिटुमिनस, ये जो होता है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और तीसरा होता है लिग्नाइट, ये आपका तमिलनाडु के नवेली वगैरह रीजन में पाया जाता है। और चौथा होता है पीट, सबसे खराब गुणवत्ता का कोयला होता है। आपको पता ही होगा कि कोयले में सबसे ज्यादा जो कार्बन की मात्रा होती है वो सबसे शुद्ध कोयला माना जाता है। तो सबसे शुद्ध कोयला एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडारण चीन के पास है। ठीक है, इस क्षेत्र में का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। ठीक, तो ये आपका हुआ पूरा का पूरा जो
इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से हमारा प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, तो एक सेकंड रुक जाइए। पहला प्रश्न देखिए, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर। तो मैंने पहले ही उत्तर की ओर लगा दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग था। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड का विशाल भूखंड में विखंडन हुआ, जिसमें कि भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हो गया। ठीक है, इसको आप ओबर की भूसन्नति सिद्धांत में पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ाएंगे उसमें, तो आपको समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, तो क्या, गोंडवाना लैंड। चलिए, भारत कितने प्रादेशिक प्रदेशों में विभाजित है, तो यहाँ होगा 4 प्रादेशिक प्रदेशों में विभाजित है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, मध्य विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और तट और द्वीप। और भारत को 6 उप भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो आपका ये होगा उत्तर और पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल और प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार इसको बांटा गया है। ठीक है, चौथा देखिए, उत्तराखंड को किस भूभाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो तराई क्षेत्रों में। पताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जहां धरातल में स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं। ठीक है, और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है कि प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातली सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है। ठीक है, और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। तो पाताल तोड़ कुएं भारत के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जल स्रोत और पाताल तोड़ कुएं में अंतर ये होता है, जल स्रोत अपने आप निकलने लगता है, पाताल तोड़ कूप जो होते हैं उसमें मनों को कुछ न कुछ खोदना पड़ता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति से हुई है। ठीक है, और गंगा मैदान की रचना अग्रगर्त से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से हुई है। तो गलत बात है, इसमें चीनी प्लेट नहीं होगा, बाकी तीनों सही हैं। तो मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार के बहिर्साई से हुआ है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। भ्रंशन का मतलब होता है जैसे दो चीजें हैं समान रूप से बीच वाली जमीन धसक जाती है, इसे हम भ्रंशन कहते हैं। ठीक है, तो कश्मीर घाटी की रचना हिमालय के समभिन्नति से हुई है, अतः कथन 2 सही है। तो इसके अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका तथा हिमालय के उच्च वलन का मतलब होता है मोड़ के समक्ष अग्रगर्त पैदा हुआ। मतलब कहने का मतलब है कि जब वलन हुआ, मोड़ हुआ, तो इसमें जो है बीच में घाटी बन गई। ठीक है, 2 पर्वतों के बीच में जो भाग होता है उसे हम घाटी बोलते हैं, उसी से हुआ है। पोस्ट डिप पैदा हो गया और अग्रगर्त का एक विशाल भूसन्नति भांति हिमालय से निकलने वाली नदियां द्वारा निरंतर लाए गए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता रहा और बाद में यहाँ से विशाल मैदानों का निर्माण हो गया। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुई है, चीनी प्लेट ब्यूनर प्लेट सिद्धांत से नहीं है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। भौमिकीय दृष्टि से यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री का है, दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत के सबसे प्राचीन भाग हैं। ठीक है, हिमालय विश्व की सबसे नवीन बलत फोल्डेड पर्वत को प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है न, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया से नहीं हुआ है। ठीक है, और भारत गोंडवाना शिलाओं में कोयले के बृहत्तम भंडार है, ये भी सही है।
तो भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ, बल्कि भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। ठीक है। भारत में कोयले का विशाल भंडार गोंडवानालैंड स्थलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से ऐसा है, और भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, जो कि सही है। ये जो आपका ये पश्चिमी तट का निर्माण कगार के रूप में हुआ है। आपको पता होगा कि जब ये अफ्रीका से टकराया था तो ये कगार नुमा हो गया था। ठीक है। और यहाँ पर दो प्लेट आपस में जब ऊपर नीचे हुए थे तो यहाँ घर्षण हुआ, घर्षण के कारण यहाँ पर जो हुआ मैदानों का निर्माण हुआ, और यहाँ पर कुछ समुद्र भी ला के काट काट के जो है मलबा यहाँ पे पार्टी हुई है। ठीक है। तो नदियों से नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ आपको पता होगा पश्चिमी घाट बहुत बड़ा है और सतत है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर के चयन में कीजिए। इधर देखिए दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली और नर्मदा तापी जलोढ़ निक्षेप। अरावली क्रिटेशियस आदि नूतन में हुआ था, नर्मदा तापी कैम्ब्रियन में हुआ था, और जलोढ़ निक्षेप जो हुआ ये अत्यंत नूतन में हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर विवरण इस प्रकार है कि दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई थी। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति जो है क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई थी। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक में हुई थी, उत्तर नूतन में। तो पश्चिमी घाट जो होगा ये क्या होगा, उत्तर नूतन में होगा। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन में होगा। ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी प्री कैम्ब्रियन युग में है, सबसे पुराना अरावली ही है, तो प्री कैम्ब्रियन आप लिख सकते हैं। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ अत्यंत नूतन काल में हुए, नर्मदा तापी अत्यंत नूतन काल में हुए। ठीक है। अब केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है मीठे पानी की झील के लिए। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, यही सही। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। केरल का कुट्टानाड, इसको देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है और यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है, कुट्टानाड को। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य, इसे हम मत्स्य भी कहते हैं, मत्स्य कहना ठीक नहीं, मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, रोम में। ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया गया है। ठीक है। तो कुट्टानाड आप जान लीजिए केरल के धान कटोरा के नाम जाना जाता है। FAO द्वारा इसे जो है वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में इसे घोषित किया है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्यों घोषित किया गया है इसको, क्योंकि ये समुद्र तल से कम ऊंचाई पर ये इसकी खेती की जाती है, खेती के तरीकों के बारे में, और मत्स्य पालन भी यहाँ पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या मध्य भारत क्षेत्र। सिंधु क्षेत्र इज द राइट आंसर होगा। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग इकाई दाई सैकड़ा हजार 2 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तारित क्षेत्र में इसका जो है क्षेत्र है, और ये पश्चिमी सिंधु क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र करता है। सिंधु नदी यहाँ पर सिंचित करती है, इसका मतलब यही है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो यहाँ होगा रोहतास, रोहतास जिला। मुंगेर, जमुई और नवादा, ये रोहतास जिला है, देख लीजिए, BPSC प्री 2019 से पूछा गया है, तो रोहतास। ठीक है। बिहार के धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको पता होंगी ना। सबसे पहले कौन सा आर्कियन क्रम की चट्टानें थी, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी, उसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानें थी, उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें थी। ठीक है। उसके बाद गोंडवाना वाला शायद था, सबसे अंतिम गोंडवाना क्रम की चट्टानें ही थी, जिससे कोयले की उत्पत्ति हुई है। तो मुंगेर, नवादा और जमुई जिला शामिल है। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिमी बिहार का भाग है और इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार के विंध्य भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। तो कैमूर एवं सोन नदी घाटी कहाँ है, रोहतास जिले में। ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत की नवीनतम है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहले हैं, उसके बाद फिर
धारवाड़ क्रम की चट्टानें दूसरे नंबर पे है, तीसरा कुडप्पा क्रम की चट्टान, चौथा विंध्यन क्रम की, पांचवा गोंडवाना। तो गोंडवाना इज द राइट आंसर होगा। प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों से रूपांतरण के घंसन से हुआ है और ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अपरा, कोबाल्ट, क्रोमेनियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज पाया जाता है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है और इसमें चूने पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है और यहाँ पर कोयले की अधिक मात्रा पाई जाती है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्रों में ही पाया जाता है। इस क्षेत्र में कोयला उच्च श्रेणी वाला होता है और यहाँ पर सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है और इसमें सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है तथा कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट कोयला से अधिक होती है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनकर उत्तर करें। कथन है कि जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया था। नंबर 2 कथन है भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ीय तथा आर्यन युग में विभाजित किया गया है। तो इसमें कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में 2021 पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या है। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ीय और तथा आर्यन युग के में विभाजित किया गया है। भारतीय भूगर्भिक समय मापक टीएस हॉलैंड द्वारा किया गया था। तो टीएस हॉलैंड द्वारा जो है पौराणिक, द्रविड़ीय और इन रूप में बांटा गया था। हालांकि ये हमारे यहाँ भी हमने इसको पहली बार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो गंगा के मैदान को एक कैसा कहते हैं के रूप में वर्णित किया गया है। तो पेडिली प्लेन, पेनी प्लेन और जियो सिंक्लाइन प्लेन या होता है यहाँ पे कास्ट प्लेन, जिसको हम जियो सिंक्लाइन प्लेन कहते हैं। तो गंगा के मैदान को जियो सिंक्लाइन प्लेन या भू अभिनत गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला के निर्माण की प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ, जो जियो सिंक्लाइन प्लेन कहते हैं। इसको याद कर लिए कि हमारा जो गंगा का मैदान है ये जियो सिंक्लाइन प्लेन है, जियो सिंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। चूंकि ये टॉपिक काफी बड़ा था इसलिए जो है आज यहीं पर हम इसको समाप्त करेंगे। कल हमारा दूसरा क्षेत्र होगा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसमें हिमालय वगैरह बारे में हम इसको देखेंगे व्यापक तौर पर। ठीक है, नमस्कार।